यस के स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं संदीप। आज आपके लिए लाया हूं कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के संपूर्ण भूगोल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आइए देखते हैं। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में है और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। और देखिएगा, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ध्रुवों को छोड़कर 179 है और ध्रुवों को लेकर 181 हो जाएगी। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 हैं। अक्षांशीय विस्तार की लंबाई 3214 किलोमीटर है और देशांतरी विस्तार की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.4% है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करती है। कितना निवास करती है? 17.5% हिस्सा निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा बिहार हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अगला है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान, पहला राजस्थान, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र और चौथा हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है, ये हमने बताया है ऊपर, और पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर है। 2900 भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे वालाम्बू या किबुसु के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है, जिसे गौर माता के नाम से जाना जाता है, जो कच्छ में है। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो लेह में स्थित है। क्या बोलते हैं इसे? इंदिरा कौल बोलते हैं, जो लेह में स्थित है। ये सब आपको याद रखना है, ये पॉइंटें जो हैं आपको याद रखनी है, ये परीक्षाओं में पूछ लेता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में, जिसे केप केमोरियन के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित है। भारत की थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत के तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें सारे द्वीप भी शामिल हैं। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। ये आपको याद रखना है कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है। भारतीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम।
ये 2022 का जो पेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा था क्वेश्चन कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, क्या हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से, ये क्रम में आप याद रखिएगा, क्रम वाइज, जैसे गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत पहले स्थान पर हो गया है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। और देखिएगा क्षेत्रफल में विश्व का स्थान पहले नंबर पे है, क्षेत्रफल में रूस है, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे यूएसए है, पांचवें ब्राज़ील है और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे अपना भारत है, आठवें पे है अर्जेंटीना। और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या में विश्व का स्थान पहले नंबर पे अपना भारत हो गया है और दूसरे पे चीन, तीसरे पे यूएसए है और चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें ब्राज़ील, छठवें पाकिस्तान, सातवें पे नाइजीरिया है, आठवें पे बांग्लादेश है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है और सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ये हमने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है जो 342 वर्ग किलोमीटर है, यानी बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, 342 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो कि 17 वर्ग किलोमीटर है। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत के मासीराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासीराम मेघालय चेरापूंजी, यहाँ वर्षा इसलिए होती है, यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, जो वहाँ से पहाड़ी कुप्पी के आकार की हैं। तो भारत के केंद्रशासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, यनम जो आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी तमिलनाडु में है और कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरला में है, माहे केरल में है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश, दोस्तों इसमें हम पड़ोसी देश जो हैं हम उनको मैप के द्वारा बताएंगे। भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। भारत की स्थल सीमा को 7 पड़ोसी देश ही स्पर्श करते हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। और क्या है, अफगानिस्तान। तो हम मैप के द्वारा बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर। पहला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देखिएगा, ये अपना पाकिस्तान है, देखिए ये पाकिस्तान है। देखिएगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसके संसद का नाम है नेशनल असेंबली। इसका दूसरा नाम है मजलिस से शूरा भी बोलते हैं। पाकिस्तान के संसद को क्या बोलते हैं, मजलिस से शूरा भी बोलते हैं। और इसका राष्ट्रीय पशु है मारखोर और राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है सेंडुरस देवदार और राष्ट्रीय पुष्प है जैस्मीन और राष्ट्रीय भाषा है उर्दू, राष्ट्रीय फल है आम और राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। और पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गार्डविन आस्टीन जिसे बोलते हैं। इसी की ऊंचाई है 8,611 मीटर है। सबसे लंबी नदी, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। पाकिस्तान में कुल 8 प्रांत हैं। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं, पाकिस्तान में कुल 8 प्रांत हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 ईस्वी को लागू हुआ। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है कौमी तराना जिसे हाफिज जालंधरी ने लिखा था। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे स्कंदर मिर्जा और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1940 ईस्वी में दिया था। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था, चौधरी रहमत अली ने 1940 ईस्वी में रखा था।
पाकिस्तान की सीमा रेखा भारत के 3 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जो 3,323 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी है? पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी? पाकिस्तान की सीमा भारत से 3,323 किलोमीटर लगती है। कौन कौन से राज्य लगते हैं? पंजाब हैं, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लगता है। अगला देश है, ये चाइना है। चीन की राजधानी बीजिंग है। ये आज़ाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। इसके संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और चीन का राष्ट्रीय पशु है पांडा है। चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? पांडा। राष्ट्रीय वृक्ष है गिंको। राष्ट्रीय पक्षी है क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प है पियोनी। राष्ट्रीय भाषा है मंदारिन। मंदारिन ये दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, मंदारिन। और चीन की मुद्रा है युआन या रेमेनबी। और राष्ट्रीय फल है, चीन का राष्ट्रीय फल है कीवी। और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। और चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कोमोलांगमा। और चीन की राष्ट्रीय नदी का नाम है यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी। अब चीन में कुल 34 प्रांत हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन है। चीन की सीमा रेखा भारत के 4 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगती है, जिसकी लंबाई कितनी है? पूरी 3,448 किलोमीटर है। भारत के भारत के कौन कौन से राज्य चीन से सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख। अब अगला देश है नेपाल। ये देखिए अपना नेपाल है, ये नेपाल है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है नेपाली। और नेपाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। सागरमाथा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी बोलते हैं इसको। सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। दुनिया का नवीनतम संविधान नेपाल का है। इसे 2015 ईस्वी में बनाया गया था। इसे 2015 में बनाया गया था। नेपाल की सीमा रेखा 5 राज्यों से लगती है जो 1751 किलोमीटर है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अब अगला देश है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। इसके संसद का नाम है जातीय संसद। बंगाल का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। बंगाल का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बंगाल का राष्ट्रीय फल है कटहल। और बंगाल की राष्ट्रीय नदी है सुरमा नदी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साका हेपकोंग। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साका हेपकोंग। बांग्लादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साका हेपकोंग। और राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़। और राष्ट्रीय पुष्प है वाटर लिली। और बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा है बंगाली। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है जो 4,096 किलोमीटर है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बांग्लादेश से कौन राज्य सीमा बनाते हैं। तो कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो भारत के सटे हुए देश हैं, भारत से जो सीमा बनाते हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला देश है भूटान। ये भूटान है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की मुद्रा है नेगुलट्रम। और भूटान की संसद का नाम है त्सोंगडू। और राष्ट्रीय पशु है टॉकिन। और राष्ट्रीय वृक्ष है साइप्रस। और भूटान की राष्ट्रीय भाषा है दखोनंजा। और राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। राष्ट्रीय पक्षी है रेबिन। और भूटान की सबसे ऊंची चोटी है कुलकांगरी। भूटान की राष्ट्रीय नदी है मानस नदी। भूटान में कुल 9 प्रांत हैं। भूटान की सीमा रेखा भारत के 4 राज्यों से लगती है जो 699 किलोमीटर है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
असम, अरुणाचल प्रदेश। ये आप याद रखिए। ये जितने भी राज्य देशों से सीमा बना रहे हैं वो आपको याद रखना है। अगला है म्यांमार। ये म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी नेमपियदा है। राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइना टाइगर। राष्ट्रीय भाषा है वर्मी और राष्ट्रीय खेल है चिनलोन। म्यांमार की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन या पैदा उंगसू हल्टाओ भी बोला जाता है। म्यांमार में कुल 14 प्रांत हैं। म्यांमार की सीमा रेखा भारत के 4 राज्यों से लगती है जो 1643 किलोमीटर है। म्यांमार से सटे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इसकी संसद का नाम है शोरा और राष्ट्रीय पशु है स्नो लियोपार्ड, जिसे हिम तेंदुआ बोला जाता है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है अफगान पाइन। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प है गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नोस्क। सबसे लंबी नदी है हिरमंड नदी, जिसे हेलमंद नदी भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल है आंडू और राष्ट्रीय भाषा है पश्तो भाषा, जिसे पारसी भाषा भी कहते हैं पश्तो भाषा को। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। अफगानिस्तान की सीमा रेखा केवल लद्दाख से लगती है जो मात्र 106 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो 4096 किलोमीटर है और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा केवल अफगानिस्तान के साथ लगती है जो कि केवल 106 किलोमीटर है। अब अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धन कोट्टे। ये आज़ाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा है सिंगली तमिल। राष्ट्रीय पशु है हाथी। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और राष्ट्रीय पक्षी है जंगली फाउल। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिद्रू तलगला। श्रीलंका में कुल 9 प्रांत हैं। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत के पड़ोसी देश जो जल एवं थल दोनों से सीमा बनाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार हैं। भारत के पड़ोसी देश जो जल एवं थल दोनों से सीमा बनाते हैं कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाक जल संधि जिसे कहते हैं और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। श्रीलंका को भारत से अलग कौन कौन करता है? पाक जलुमर्द और मन्नार की खाड़ी करता है। देखिएगा मैप में, ये श्रीलंका है और ये अपना इंडिया है। ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी है और ये पाक जलडमरू मध्य है। और यहीं पे पंबन द्वीप रामेश्वरम है और यहीं पे क्या है? पंबन द्वीप रामेश्वरम है। अगला है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। यह रेखा 1914 में श्रीलंका समझौते में निर्धारित की गई थी। यह है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ये क्या है? ये जो रेड दिख रहा है ना, वो क्या है? मैकमोहन रेखा है। 1886 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा स्थापित की गई थी, परंतु यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। डुरंड रेखा वर्तमान में कहाँ किसके बीच हो गई है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई है। यह है डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। यह है अपना रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच है।
ये जो रेड दिख रहा है वो पूरी रेड क्लिफ रेखा है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप। अब पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। वर्मा म्यांमार में हिमालय को अराकान युमा पर्वत कहा जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये आप बस एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 572 है। यह सभी छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा है। पहला है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है, 10 मीटर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है। उत्तरी अंडमान के पास ही नारकोंडा द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है, जिस पर भारत का अधिकार है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर अगला है मध्य अंडमान। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस अंडमान में स्थित है। किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिणी बिंदु है, जो ग्रेट निकोबार पर पड़ता है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्या है यह दोस्तों? पिगमिलियन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब अगला द्वीप समूह आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु मिनिका है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोड द्वीप है। कुछ महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं जिनको हम जानते हैं। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप तथा अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, हम मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं के नाम पर पहले इसका व्हीलर द्वीप नाम था, और उन्हीं के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहीं पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। इसरो का पूर्ण क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। फिर अगला है DRDO। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। पम्बन द्वीप रामेश्वरम को ही बोला जाता है। यह तमिलनाडु के तट पर स्थित है। पम्बन द्वीप के दक्षिणी भाग को धनुषकोटी कहा जाता है। अब अगला है भारतीय लोक नृत्य। यहाँ से भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जितने भी लोक नृत्य इंपॉर्टेंट हैं उसकी हम बात करेंगे। सभी राज्यों के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं उनका हम बारी बारी से बात करेंगे। देखिएगा, पहला है जम्मू कश्मीर राज्य। देखिएगा, पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जितने भी लोक नृत्य हैं उसको देखते हैं। रऊफ है, हिकात है, मंदजात, कूद, दंडी नाच और दमाली। फिर अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? धमाल है, छपेली है, महाथू है, नटी है, डांडी है, चंबा है, थाली है,
छैता है, डफ है, डंडा नाच है और झौरा है। फिर अगला है राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड के नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपाती। अगला है पंजाब। पंजाब के हैं भाखड़ा, गिद्धा, डफ, धमान। उत्तर प्रदेश के हैं कथक, रासलीला, कथक मोस्ट इंपोर्टेंट है, नौटंकी, झूला, कजरी, जत्ता, चाचरी और चैता। बिहार है। बिहार के लोक नृत्य हैं जट जाटिन, सामा चकेवा और छत्तीसगढ़ के हैं पंडवानी। पंडवानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौड़ी और कर्मा। झूमर, डांगला, पाली, टपाली, नवारानी और दीवारी, ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। फिर अगला राज्य झारखंड। झारखंड के हैं जट जाटिन, कर्मा, डागा, विदेशिया और सोहराई इंपोर्टेंट है। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हैं काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया और कीर्तन। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के हैं लोक नृत्य हैं उड़ीसी, सवारी, घूमर, पैका, मुरली, छऊ, अया। आंध्र प्रदेश के हैं कुचिपुड़ी, ये शास्त्रीय नृत्य भी है और कथक भी शास्त्रीय नृत्य ही है। घंटाम धारला, मोहिनी अट्टम, सिंधी माधुरी, छड़ी और कुम्मी। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम है, शास्त्रीय नृत्य है, कोलट्टम है और कावड़ी है। अगला है केरल। केरल के हैं कथकली, ओडम, मोहिनी अट्टम, कालियट्टम और पादयानी। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के हैं यक्षगान है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुनीता, करगा, लांबी, वीरगासेक, करगा भी इंपोर्टेंट है। गोवा में मांडी, झागोर, खोल, ढकली। अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लावड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम और पोवाड़ा। अगला राज्य गुजरात। गुजरात का है गरबा मोस्ट इंपोर्टेंट है, डांडिया भी है, टिप्पानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरियून, भवई, रासलीला, लास्या और पढ़ियारी, रास्या भी इंपोर्टेंट है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य हैं झूमर, घापाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदात, नेजा और गढ़गौर। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के हैं मेदराम जात्रा फेस्टिवल, ये फूलों का सबसे बड़ा त्यौहार है। मेदराम जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना मनाया जाता है, फूलों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगला है भारत के प्रमुख मंदिर। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसको देखिएगा। चिन्नाकेशव मंदिर वेल्लूर कर्नाटक में है। सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पंगोड़ा के नाम से जाना जाता है, ये उड़ीसा के कोणार्क में है। और बृहदेश्वर मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर, ये कहाँ, तंजौर तमिलनाडु में है। राम हजारा मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। और विरूपाक्ष मंदिर पट्टाकल कर्नाटक में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात में। और तिरुपति मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति मंदिर कहाँ है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में। सबरीमाला मंदिर पथानमथिट्टा केरल में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, पथानमथिट्टा केरल में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। कामाख्या माता मंदिर गुवाहाटी असम में कामाख्या माता मंदिर। भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं 8 हैं। पहला है भरतनाट्यम, तमिलनाडु की शास्त्रीय भाषा है। मोहिनीअट्टम केरल की शास्त्रीय भाषा है। कथक उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय भाषा है। ओडिसी उड़ीसा की शास्त्रीय भाषा है। मणिपुरी मणिपुर की शास्त्रीय भाषा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय भाषा है। सत्रिया असम की शास्त्रीय भाषा और कथकली केरल की शास्त्रीय भाषा है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 565 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं तथा 18 जैव आरक्षित यानी जैव मंडल क्षेत्र हैं और 54 टाइगर रिजर्व हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है, जो कि हिम तेंदुआ के लिए विश्वविख्यात है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से 6 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जो नामीबिया से चीते आए थे वो कहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे, किस नेशनल पार्क में? वो कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे। अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है बन्नेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अस्सी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गोवा। गोवा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? महावीर। गोवा में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य केरल। केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुंडी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। केरल के मोस्ट इंपोर्टेंट केरल में कौन कौन से हैं? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुंडी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य उद्यान है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान, शेषाचलम राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान है बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है असम। असम का राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिम पटके राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम डम्फा राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, किबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील में है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का है पलामू राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, धीमा राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, फिर दलमा राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास ये 53वां टाइगर रिजर्व है। अगला है बिहार। बिहार का है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला है राज्य पंजाब। पंजाब का है हरिके राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसा राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य गुजरात। गुजरात के हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्लैकवॉक राष्ट्रीय उद्यान और मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य लद्दाख। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और नागालैंड का है इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में है राष्ट्रीय उद्यान सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान और बदूर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गिर परियोजना 1972 ईस्वी में शुरू की गई थी और बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला है कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी और गैंडा परियोजना 1987 में ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला है हिम चिता परियोजना 1987 में शुरू की गई और हंगुल प्रोजेक्ट परियोजना 1970 ईस्वी में शुरू की गई। हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में शुरू की गई। फिर अगला है 18 जयमंडल, यानी भारत में जयमंडल यानी बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 हैं। पहला है
कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में और कंचनजंगा सिक्किम में है। देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में, मानस और डिब्रू सैखोवा असम में है और नोकरेक मेघालय में है। पन्नामढ़ी, पन्ना, पंचमढ़ी और अचाकमार ये मध्य प्रदेश में है। कच्छ गुजरात में है और सिमलीपाल उड़ीसा में और सुंदरवन बायोस्फीयर पश्चिम बंगाल में और शेषाचलम बायोस्फीयर आंध्र प्रदेश में है। अगस्तमलाई कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल में, और नीलगिरी तमिलनाडु प्लस केरल में है और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर तमिलनाडु में है और ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप में है। पहला जयमंडल नीलगिरी है और वर्तमान का सबसे बड़ा जयमंडल कच्छ का रण है। वर्तमान का सबसे बड़ा जयमंडल कौन सा है? कच्छ का रण है। अब आता है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, पहला दर्रा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर कौन कौन से दर्रे हैं? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और बुर्जिल दर्रा कारगिल को गिलगिट से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा यह सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा यह सबसे ऊंचा दर्रा है और केपसांग भी दर्रा जम्मू कश्मीर में है। खारदुंगला दर्रा यह लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को कारगिल से और लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा क्या करता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पीर पांजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में ही है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला है रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। और अब अगला है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड में दर्रे हैं थागा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा यह कैलाश को मानसरोवर से जोड़ता है और उत्तराखंड में किंगरी विंगरी भी दर्रा है। अगला है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और पांगसार दर्रा और दिफू दर्रा ये सब दर्रे कहाँ हैं? ये सब दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। अरुणाचल प्रदेश में दर्रे हैं। यहाँ बार बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे है थालगढ़ दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। थालगढ़ दर्रा किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और भोरगढ़ दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, भोरगढ़ दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है और पालगढ़ दर्रा कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है और सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगला है दोस्तों हिमालय। हिमालय के 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय और महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो पहला पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गैडविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है और काराकोरम श्रेणी को किशनगंगा के नाम से जाना जाता है। राकापोसी चोटी सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है। यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। राकापोसी जो है ये पूरे विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है। अगला है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है। वृहद हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। वृहद हिमालय को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा का अर्थ है पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत अर्थात चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। और सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। अब आइए प्रमुख
चोटियों के बारे में जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी ये पॉइंटें हैं ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कैमूर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी तारामती है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। अब आइए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारत की प्रमुख नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर भारत की नदियाँ, जिसे हिमालयी नदियाँ भी कहा जाता है। हिमालयी नदियाँ को तीन तंत्रों में बांटा गया है। पहला गंगा नदी तंत्र, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्वर्णरेखा नदी है, ताम्रपड़ी नदी है, वैतरणी नदी है, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बैगाई नदी और ताम्रपड़ी नदी। ये जितनी नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अरब सागर में अब क्या है, अगला है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। लूनी नदी है, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, गंगावैली, शरावती नदी, भरतपुझा नदी, पेरियार नदी और पंबा नदी है। और दोस्तों ये साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी जो है ये अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। ये अपना जल क्या करती हैं, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अगला है पंचप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं उसको देवप्रयाग बोलते हैं। अब अगला है गंगा नदी तंत्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है गंगा नदी तंत्र। इसको देख लीजिएगा। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। इसको देखिएगा चित्र के माध्यम से देखिएगा। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। और इसके दाएं तट से नदियां हैं, दाएं तट की सहायक नदियां हैं यमुना नदी और सोन नदी। यमुना नदी, सोन नदी। और क्या है, और देखिएगा यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन नदी। दाएं तट की सहायक नदियां हैं यमुना नदी और सोन नदी। ठीक है। और अगला है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम धरातल से होता है गोमती नदी है। टोंस नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। टोंस नदी कैसे बहती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी। गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार में बहती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है या 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफिस नामक जीवाणु पाया जाता है जिससे गंगा में बैक्टीरियोफिस नामक जीवाणु पाया जाता है जिससे गंगा का जल काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है। अगली नदी है यमुना नदी।
यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। इसे खुला नाला नदी भी कहा जाता है। यमुना नदी किनारे बसे शहर हैं फरीदाबाद, दिल्ली, आगरा और मथुरा। इसकी सहायक नदी हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टोंस नदी है। दोस्तों, एग्जाम में सहायक नदियों से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जितनी भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां जरूर आप ध्यान में रखिएगा। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम चनापा पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से होता है। और चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध और सिप्रा नदी। और चंबल नदी के किनारे स्थित शहर है कोटा जो राजस्थान में है, धौलपुर, उज्जैन और भिंडर और रतलाम। अब अगला है सिंधु नदी तंत्र। देखिएगा, ये सिंधु नदी तंत्र का चित्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। इसकी लंबाई 28। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, पाकिस्तान और चीन। सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतकालीन राष्ट्रपति अयूब खां दस्तखत किए थे। यह समझौता विश्व बैंक ने कराया था। इस समझौते में कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी भारत उपयोग करेगा, और रावी, ब्यास, सतलुज का 80% पानी भारत और 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। और सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। देखिएगा, झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है। झेलम नदी को वेदों में वितस्ता के नाम से जाना जाता है। अब अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा 2 नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा 2 नदियां हैं। ये जिस स्थान पे मिलती हैं उसको चंद्रभागा कहते हैं। वहीं से इनका नाम चंद्रभागा हो गया, और चंद्रभागा से चिनाब नदी निकलती है। ठीक है। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी का पुराना नाम परसणी है। अगली है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से होता है। यह पाकिस्तान नहीं जाती है, यह सतलुज की सहायक नदी है। यानी ब्यास नदी जो है वो सतलुज नदी में ही मिल जाती है पाकिस्तान में, और ब्यास नदी पर ही हरिके बैराज बनाया गया है। ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है। अब अगली नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम राकसताल झील तिब्बत सतलुज नदी का उद्गम राकसताल झील तिब्बत चीन से होता है। सतलुज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका पुराना नाम शतुद्री है। सतलुज नदी का पुराना नाम क्या है? शतुद्री है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं। अब अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चित्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चिमायुंग डुंग ग्लेशियर चीन तिब्बत से होता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 मीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है।
और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देवांग, लोहित, धनसिरी, शुभनसिरी, तीस्ता और मानस हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो पश्चिम बंगाल में है। अब अगली नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है, आप ध्यान में रखिएगा। यह भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी, कोरार नदी और बोकारो नदी। अगला है गोदावरी नदी, इंपॉर्टेंट है ये। यह त्र्यंबक महाराष्ट्र से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, प्राणहिता, सबरी नदी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिएगा। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, प्राणहिता, सबरी नदी। ठीक है, अगली नदी है महानदी। महानदी का उद्गम सिंघामा पहाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से होता है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। इसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना और दूधगंगा। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना और दूधगंगा। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से होता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यह एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है। ये कभी नहीं सूखती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी मानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को बोलते हैं। कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। और कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ये जितनी भी दोस्तों सहायक नदियां मैं बता रहा हूँ इसको भूलिएगा नहीं। हेमवती, सुवर्णवती, सिमसा, काबिनी, भवानी और अर्कावती। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? हेमवती, सुवर्णवती, सिमसा, काबिनी, भवानी और अर्कावती। अगली नदी है लूनी नदी। इसका उद्गम नाग पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान से होता है। यह भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है। यह भारत में एकमात्र खारे पानी की नदी है। एकमात्र नदी जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है। यह अपना जल कच्छ के रण में गिराती है। अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अगली नदी है लूनी नदी। इसका उद्गम नाग पहाड़ अगली है लूनी नदी। इसका उद्गम नाग पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान से होता है। यह भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है। यह भारत में एकमात्र खारे पानी की नदी है। एकमात्र नदी जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है। यह अपना जल कच्छ के रण में गिराती है। अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत, उदयपुर, राजस्थान से होता है। यह अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है।
साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है। अगली नदी है माही नदी। इसका उद्गम विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इंपॉर्टेंट है ये। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। अगली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेचना दोआब रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित है और चाज दोआब चिनाब और झेलम नदियों के बीच है। विष्ट दोआब ब्यास और सतलुज नदी के बीच है और बरी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच स्थित है। अगला है सिंधु सागर दोआब सिंधु और झेलम नदी के बीच है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अब अगला पढ़ते हैं भारत की प्रमुख परियोजनाएं। दामोदर घाटी परियोजना, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसे 7 जुलाई 1948 ईस्वी में शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर प्रमुख 4 बांध बनाए गए हैं। मैथन बांध बराकर नदी झारखंड में है और तिलैया बांध बराकर नदी पर यह भी झारखंड में है और पंचेत बांध दामोदर नदी पर यह भी झारखंड में है और कोनार बांध कोनार नदी पर यह भी झारखंड में है। अगला है भाखड़ा नांगर परियोजना। भाखड़ा नांगर परियोजना यह सतलुज नदी पर बना है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में 226 मीटर ऊंचा है और यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में 226 मीटर ऊंचा है और यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में है। अगला है गोविंद सागर झील, भाखड़ा बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में है। अब है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं उसकी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में है सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ये किस नदी पर है? ये चेनाब नदी पर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? ये चेनाब नदी पर है। और किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना ये किस नदी पर है? ये चेनाब नदी पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किशनगंगा, तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर है? ये झेलम नदी पर है। अब अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है और पोंग बांध ब्यास नदी पर बना है। चमेरा बांध रावी नदी पर और काल डैम बांध सतलुज नदी पर है और नाथप्पा झाकरी बांध और सतलुज नदी पर है। नाथप्पा झाकरी बांध ये भी कहाँ है? सतलुज नदी पर है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर बना है। उत्तराखंड में टिहरी बांध है, ये भागीरथी नदी पर बना है। अगला है पंजाब। पंजाब में है नांगल बांध सतलुज नदी पर बना है। हरके बैराज बांध ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर बना है। खीन बांध ये रावी नदी पर बना है। राजस्थान में है जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध ये भी चंबल नदी पर, इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी पर और चंबल बांध ये भी चंबल नदी पर है। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है रिहंद नदी पर, माता टीला बांध है और लक्ष्मी बांध ये बेतवा नदी पर बना है। माता टीला ये परीक्षा में पूछता है, इंपोर्टेंट है। अगला है गुजरात में है उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, काकरापारा बांध ताप्ती नदी पे और सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पे। अगला है मध्य प्रदेश में तवा परियोजना तवा नदी पर, बाण सागर बांध सोन नदी पर, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है। अगला है महाराष्ट्र में है जाकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर और भीमा परियोजना कृष्णा नदी पर है और कोयना परियोजना कोयना नदी पर, गिरना परियोजना गिरना नदी पर है और पुरडा परियोजना यह है पुरडा नदी पर। अगला है कर्नाटक में है शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, जोग या महात्मा गांधी या जोग या गरशप्पा बोलते हैं इसको परियोजना यह शरावती नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। केरल में है पेरियार या इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है। ये इडुक्की परियोजना करके एग्जाम पूछता है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर? ये पेरियार नदी पर है। अगला है तेलंगाना में नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश में है श्री सैलम बांध ये आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में मैटूर बांध है, ये इंपॉर्टेंट है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध कहाँ है? ये कावेरी नदी पर बना है। और पायकारा बांध और ये पायकारा नदी पर है। ठीक है, देखिएगा यही है, ये मैप है।
चित्र इसे देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं अगला, भारत के प्रमुख जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात ये वाराही नदी पर है, कर्नाटक में। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। अगला है जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये कर्नाटक में। चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। कोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। दूधसागर जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। और दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में है। अब है भारत की प्रमुख जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु है। और देखिएगा, यह है अपना पृथ्वी, भूमध्य रेखा है। क्या है ये? भूमध्य रेखा है। और ये अपना कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और यह मकर रेखा है 23.5 डिग्री। ये साउथ है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री ये साउथ है। देखिए, कर्क रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलते हैं। ये आर्कटिक वृत्त है, और ये अंटार्कटिका वृत्त है। और ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिसे उत्तरायण कहते हैं, तथा 22 जून को मकर रेखा पर पड़ती हैं, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। अरब सागर की उपशाखाएं 1 जून को केरल के तट पर पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा करती हैं। अरब सागर की शाखाएं गुजरात से होकर प्रवेश करती हैं और अरावली पर्वत के समांतर हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी की उपशाखाएं पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती हैं और उत्तर के मैदानी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में वर्षा करती हैं। पंजाब राज्य में दोनों उपशाखाओं से वर्षा होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की उपशाखाएं और अरब सागर की उपशाखाएं दोनों से पंजाब में वर्षा होती है। 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु और राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, जिससे भारत का तापमान कम हो जाता है। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर दिसंबर महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। अब अगला है भारत की प्रमुख झीलें के बारे में बात करते हैं। झीलों का अध्ययन लेमिनोलॉजी कहलाता है। पहली झील है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ झींगा मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब अगला है पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का सैटेलाइट परीक्षण यहीं से होता है। अगला है कोलेरू झील। सांभर झील। सांभर झील ये राजस्थान में है। यह भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। राजस्थान में सांभर झील है, राजसमंद झील है और उदय सागर झील है। और पंचभद्रा झील भी राजस्थान में ही है। अगला है वुलर झील। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। झेलम नदी वुलर झील से प्रवाहित होती है। डल झील भी जम्मू कश्मीर है। मानस झील भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, पेंगोंग झील जो 3 इडियट मूवी है इसी किनारे शूटिंग हुई थी। अगला है चोलामो झील। ये सिक्किम में है। यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। चोलामो झील से तीस्ता नदी निकलती है। अगला है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है। यह उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। अगला है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील ये तेलंगाना में है। सातताल झील, नैनीताल झील, रूपकुंड झील, भीमताल झील ये उत्तराखंड में, जिसमें सातताल, भीमताल, रूपकुंड, भीमताल, नैनीताल इसमें ताल लगा होता है, वो अक्सर उत्तराखंड की ही झीलें होती हैं।
अगला है लोकटक झील, ये मणिपुर में है। इसमें एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ है, जो लोकटक झील में है। लोकटक झील मणिपुर में है। इसमें एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामजाओ। अगला है वेम्बनाड झील और अष्टमुंडी झील, ये केरल में झील है। ये दोनों लैंगून झीलें हैं। वेम्बनाड और अष्टमुंडी झीलें कैसी झीलें हैं? लैंगून झीलें हैं। अगला है वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में प्रतिवर्ष ओणम पर्व पर नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। गोविंद बल्लभ सागर झील, यह झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। भारत की जनसंख्या 55% कृषि पर निर्भर है। भारत को प्राथमिक क्षेत्र कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 100% है, जिसमें से 51% पर कृषि होती है और 24% बंजर है और 21% पर वन है और चारागाह के लिए 4% है। फसलों के दो प्रकार हैं। खाद्य फसलें जैसे गेहूं, चना, मटर, चावल और इत्यादि। खाद्य फसलें गेहूं, चना, मटर, चावल आदि। और है नकदी फसलें, ये बेचने के लिए काम में आती हैं, जैसे जूट, कपास, गन्ना इत्यादि। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ की फसलें में कौन कौन सी आती हैं? देखिएगा, जून जुलाई में बोई खरीफ की फसलें जो होती हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, अरहर और उड़द। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछता है। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, अरहर और उड़द। अगला है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर। ठीक है, रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर। ठीक है। अगला है जायद की फसल। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काटी जाती है। जायद की फसल ये पानी वाली फसलें होती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मिर्ची इत्यादि। भिंडी, करेला, लौकी, टमाटर। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे देखिएगा, जैसे है हरित क्रांति। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 ईस्वी में शुरू की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलॉग हैं। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। इसका संबंध दूध उत्पादन से है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नीली क्रांति। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से और लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध फल एवं बागवानी से है और कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम या खनिज तेल से है और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। प्रमुख फसलों के उत्पादन में राज्य। फसल उत्पादन में राज्यों का क्रम। ठीक है, देखिएगा, कुल खाद्य उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश आगे है और कुल दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश है। चावल में पश्चिम बंगाल है और गेहूं में उत्तर प्रदेश है। मक्का में कर्नाटक है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, चाय में असम है, रबर में केरल है और कॉफ़ी में है कर्नाटक, कपास में है गुजरात। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक लगभग 43% पाई जाती है। इसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। खादर, खादर मतलब जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी, यानी नदियों द्वारा जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर मिट्टी बोलते हैं। और बांगर मिट्टी जो होती है वो खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। यानी खादर मिट्टी क्या होती है? ये अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, और यह पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी, यह भारत में लगभग 18% पाई जाती है। यह मिट्टी आंतरिक चट्टान के विघटन से बनती है। इसका लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड है। ये लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला है तीसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में पूछता है प्रश्न।
ठीक है। किस मिट्टी को रेंगूर के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। यह भारत में 15% पाई जाती है। इसे रेंगूर मृदा, कपासी मृदा, लावा मृदा और स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इसकी जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। यह पश्चिमी घाट की ढाल, उड़ीसा के तट पर और मेघालय में पाई जाती है। अगला है पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह पश्चिमी घाट, हिमालय और पूर्वी घाट में पाई जाती है। अगला है शुष्क मिट्टी। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। अगला है दलदली युक्त मिट्टी। और 8वां है लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। अगला है भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है, 94%। भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसमें भी 94%। भारत में न्यूनतम जनजाति वाला राज्य गोवा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। अब क्या है, जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, कोली जनजाति पाई जाती है। लद्दाख में चांगपा, हिमाचल प्रदेश में गुद्दी, कनोरा और लांबा, राजस्थान में भील, सहरिया और मीणा और गरासिया भी पाई जाती है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति, मध्य प्रदेश में गोंड, बंजारा और बैगाज, बिहार में बैगा जनजाति और झारखंड में संथाल, मुंडा और उराव जनजाति। सिक्किम में लेपचा और भूटिया जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, अबोर, डफला जनजाति। ये अरुणाचल प्रदेश पहाड़ियों का नाम भी है मिसली, अबोर और डफला। असम में है बोडो और मिकिर जनजाति। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियों का नाम भी है। मणिपुर में है कुकी जनजाति और मिजोरम में है लुसाई जनजाति और त्रिपुरा में है रियांग और नोसिया जनजाति और कर्नाटक में है कुर्गी और पानियान जनजाति। नीलगिरी पहाड़ी में है टोडा जनजाति। केरल में है मोपला, कुरुम्बा और कादर जनजाति। तमिलनाडु में है मलया जनजाति। अंडमान निकोबार में है सेंटलीज जनजाति, ओंगसोम्पेन जनजाति और जारवा जनजाति। ये इंपॉर्टेंट है, जारवा जनजाति को PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।